वेलकम बैक टू आवर चैनल द नेक्स्ट लेवल। इन अवर प्रीवियस वीडियोस हमने पढ़ा कि पॉलिटिकल साइंस का ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट के हिसाब से क्या सोचना है, मॉडर्न व्यू पॉइंट के हिसाब से क्या सोचना है। फिर से हमने पढ़े कि डिफरेंस बिटवीन द ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न व्यू पॉइंट। सो इन दिस वीडियो हम पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज द स्कोप और सब्जेक्ट मैटर ऑफ द पॉलिटिकल साइंस। और गाइज एंड तक ये वीडियो जरूर देखिएगा बिकॉज दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट एज अ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये आता है ये एग्जाम में, बहुत ही ज्यादा इसके चांसेस होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो द फर्स्ट थिंग इज स्टडी ऑफ स्टेट। तो पहले इन सब स्कोप्स के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इंट्रोडक्शन देता हूं कि कैसे मतलब स्कोप का जिक्र आया, कैसे है कि एक स्कोप पॉलिटिकल साइंस का जो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट और लॉ पे कंसर्न था वो कैसे वाइड हुआ, एज वाइड एज द यूनिवर्स। सो इनिशियली जैसा कि आप लोग भी जानते हैं, इन मेरे प्रीवियस वीडियोस मैंने बताई है कि क्या कि जो ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट के थिंकर्स थे वो मानते थे कि जो स्टेट एंड गवर्नमेंट है इज सेंट्रल टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होता है कि किसी भी चीज की डिमांड तो बढ़ती है। लाइक जो चीज पहले जैसा था वैसा तो रहेगा नहीं। विद टाइम हमें उसमें वी हैव टू चेंज, वी हैव टू कीप एडिंग इन इट। ठीक है, सो क्या हुआ फिर 1908 में हमारे दो एक रिनॉल्ड राइटर स्कॉलर बोल सकते हैं, एक क्या था, एक वेलास थे और एक थे आर्थर बेंटली। उनकी एक बुक आती है, दोनों की डिफरेंट बुक्स होती है। वो जो ट्रेडिशनल के हिसाब से जो पॉलिटिकल साइंस थी उसे डेड पॉलिटिकल साइंस मान लेते हैं। क्यों मान लेते हैं? बिकॉज वो उसमें हमारा जो ह्यूमन नेचर होता है वो कवर नहीं करते। बिकॉज आपको भी पता है कि ह्यूमन नेचर डायरेक्टली क्या करता है, अफेक्ट करता है एक पॉलिटिकल सिस्टम को। ठीक है, सो इसी के कारण क्या हुआ, मॉडर्न ने काफी चीजें इंक्लूड करी, क्योंकि एक्सक्लूड तो कर नहीं सकते। ट्रेडिशनल को हमने साथ ही रखा, मतलब स्टेट गवर्नमेंट लॉ को हमने साथ ही रखा, बट हमने उसमें एडअप किए क्या, जैसे मॉडर्न ने क्या किया कि जो भी चीजें पॉलिटिकल साइंस से कनेक्टेड थी वो ला दी अंडर द स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। अब जब अंडर द स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस लाई तो वो चीजें क्या थी, वो चीजें यही सारी थी, ये चीजें वो सारी चीजें यही थी, जैसे स्टडी ऑफ स्टेट, स्टडी ऑफ गवर्नमेंट, फिर से अथॉरिटेटिव एलोकेशन आएगा नीचे। सो चलिए वन बाय वन इस सबको डिस्कस करते हैं और सुनिएगा अच्छे से। सो फर्स्ट है स्टडी ऑफ स्टेट। सो जब मैं स्टडी ऑफ स्टेट की बात करता हूं तो मेरे दिमाग में एक राइटर का ख्याल आ जाता है जिसका नाम है गार्नर। वो कहते थे कि पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट्स एंड एंड्स विद स्टेट। मतलब क्या कि पॉलिटिकल साइंस के लिए जो स्टेट है वो सेंट्रल है, मतलब टोटली पॉलिटिकल साइंस किससे कंसर्न है, स्टेट के साथ। सो स्टेट को फर्दर उन्होंने क्या, सबने तीन पार्टों में डिवाइड किया था। क्या, स्टडी ऑफ द पास्ट ऑफ द स्टेट, स्टडी ऑफ द प्रेजेंट ऑफ द स्टेट और स्टडी ऑफ द फ्यूचर ऑफ द स्टेट। तो यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है बट मैं वन बाय वन बताता हूं आपको। फर्स्ट है स्टडी ऑफ द पास्ट ऑफ द स्टेट। तो क्या है स्टडी ऑफ द पास्ट ऑफ द स्टेट? लाइक गाइस कि स्टडी ऑफ द पास्ट ऑफ स्टेट में हम क्या पढ़ेंगे कि जो एक स्टेट था वो पास्ट में कैसे था, कैसे वो एग्जिस्टेंस में आया, क्या क्या फैक्टर्स थे मेकिंग ऑफ अ स्टेट। क्योंकि आपको भी पता है कि स्टेट के होने के लिए चार चीजों का होना बहुत जरूरी है। चलिए वो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा। बट कैसे आया स्टेट एग्जिस्टेंस में, क्या जो अभी हम प्रेजेंट स्टेट देख रहे हैं वो क्या वैसा ही पास्ट में भी था? सो दीज आर द क्वेश्चंस दैट कैन बी पुट इन द स्टडी ऑफ द पास्ट। और ये सारी चीजें, अगर इन क्वेश्चंस का आपको आंसर चाहिए तो आपको स्टडी ऑफ द पास्ट ऑफ द स्टेट को पढ़ना पड़ेगा। सो स्टडी ऑफ द पास्ट ऑफ द स्टेट यही हमें बताता है कि कैसे एक छोटी सी सिटी स्टेट कैसे एक नेशन स्टेट में बना, कैसे एक स्मॉल पॉपुलेटेड एरिया एक स्टेट में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, सो यही सारी चीजें हमें किस में डील करती है, स्टडी ऑफ द पास्ट ऑफ द स्टेट। और कभी भी गाइस जब हमें प्रेजेंट के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो स्टडी ऑफ द पास्ट ऑफ द स्टेट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैसे? बिकॉज फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग कोई भी फॉर प्रेजेंट में कोई बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए स्टडी ऑफ द पास्ट का जानना तो बहुत ही जरूरी हो जाता है। ठीक है,
सो द नेक्स्ट इज स्टडी ऑफ द स्टेट के अंदर आता है स्टडी ऑफ द प्रेजेंट ऑफ द स्टेट। तो नाउ डेज गाइस क्या होता है कि गवर्नमेंट, जो हमारी गवर्नमेंट होती है, हम वी आर अ पार्ट ऑफ अ वेलफेयर स्टेट्स, ठीक है। तो इसमें क्या इनका रोल होता है, बेसिकली रोल होता है इनका कि ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द सिटीजन, और इसके हिसाब से ये अपने जो वर्क होते हैं फिक्स करते हैं कि इनका मेन होता है ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द सिटीजन। क्यों? क्योंकि गाइस आपको भी पता है कि द डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट लाइज इन द डेवलपमेंट ऑफ द सिटीजन। कोई भी देश तभी एक अच्छा, एक डेवलप बन सकता है जब उसके सिटीजन्स उसमें कंट्रीब्यूट करें, ठीक है। सो दैट्स व्हाई द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टेट इज ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द इट्स सिटीजन, ठीक है। सो नेक्स्ट इज स्टडी ऑफ द फ्यूचर ऑफ द स्टेट। सो स्टडी ऑफ द फ्यूचर ऑफ द स्टेट से आप क्या समझते हैं? जैसे लाइक मानो कि बहुत ही एग्जाम्पल ले लेते हैं हम नेपाल का। नेपाल में क्या था कि पहले मोनार्की थी, अब क्या है, वहां पे डेमोक्रेसी है। तो स्टडी ऑफ द पास्ट ने और स्टडी ऑफ द प्रेजेंट ने हेल्प किया, कैसे, क्या समझने में कि देयर इज अ नीड ऑफ डेमोक्रेसी, कि कुछ तो गलतियां होंगी जो पीपल ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया मोनार्की को, और दे मतलब रेवोल्यूशन लाए या गवर्नमेंट के अगेंस्ट स्ट्रगल करी। सो कभी भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट स्ट्रगल करी क्या लाने के लिए? डेमोक्रेसी। तो स्टडी ऑफ द फ्यूचर ऑफ द स्टेट में हम यही पढ़ते हैं कि कैसे पास्ट और प्रेजेंट से सीख के हम किसी भी चीज को अडॉप्ट कर सकते हैं इन ऑर्डर टू मेक द जो हमारा फ्यूचर स्टेट है उसे बेटर बनाने के लिए, ठीक है। सो ये थी ये सारी चीजें। फिर नेक्स्ट आता है द स्टडी ऑफ गवर्नमेंट। सो स्टडी ऑफ द गवर्नमेंट में क्या था कि लाइक देखो कि जो स्टडी ऑफ गवर्नमेंट है ये बहुत ही ज्यादा एक इसेंशियल पार्ट हो जाता है स्टेट का। कैसे कि विदाउट द स्टडी ऑफ द गवर्नमेंट द स्टडी ऑफ स्टेट इज इनकम्प्लीट। कैसे कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ, पहले कैसे मैं बता देता हूँ, कैसे कि जो स्टेट होती है जो अपने जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन इन्फोर्स करती है थ्रू गवर्नमेंट ही करती है, ठीक है। सो देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट। जैसे हमें भी पता है कि पार्लियामेंट्री भी हो सकती है, प्रेसिडेंशियल, जैसे इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। प्रेसिडेंशियल की बात कर दे तो हम यूएस का, हमें सबको पता है। फिर से यूनिटरी गवर्नमेंट, चाइना में यूनिटरी गवर्नमेंट हो गई आपकी। फिर से डिक्टेटरशिप आपकी कोरिया में हो गई। और भी कई टाइप ऑफ गवर्नमेंट हो जाती है, जैसे मोनार्की हो, मतलब मोनार्की नहीं, डिक्टेटरशिप होगी आपकी नॉर्थ कोरिया में। फिर से यूनिटरी बता ही चुका हूं। तो दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट, और हर फॉर्म के 3 ऑर्गन तो होते ही होते हैं। द फर्स्ट इज एग्जीक्यूटिव, द सेकंड इज लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, ठीक है। और ये तीनों आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं, चेक एंड बैलेंस करते रहते हैं कि कोई ऑर्गन गलत काम तो नहीं कर रहा, एवरीवन इज वर्किंग अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, ठीक है। सो हमारे को द स्टडी ऑफ गवर्नमेंट में क्या पता लगता है कि कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेटर है और क्यों बेटर है, वो भी बताती है हमें क्या, द स्टडी ऑफ गवर्नमेंट। सो ये हो गया स्टडी ऑफ गवर्नमेंट के बारे में, ठीक है। और स्टडी ऑफ गवर्नमेंट काफी इंपॉर्टेंट भी हो जाता है जब मैं बात करता हूँ स्टडी ऑफ द स्टेट की, बिकॉज इट इज द गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट ही है जो पीपल्स के जो भी राइट्स होते हैं, लिबर्टी होती है, उसे प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। सो हो गया स्टडी ऑफ द गवर्नमेंट। द नेक्स्ट इज इंटरनेशनल रिलेशन एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो इंटरनेशनल रिलेशन से आप क्या समझते हैं? रिलेशन से मतलब कि कैसे एक कंट्री के जो रिलेशन होते हैं वो दूसरे कंट्री के साथ है। कैसे इंडिया के जो रिलेशन है, बायलेटरल रिलेशन होते हैं, ट्राइलेटरल रिलेशन होते हैं, क्वाड्रिलेटरल रिलेशन होते हैं। सो कैसे एक कंट्री का रिलेशन दूसरे कंट्री के साथ है। और आज की डेट में इंटरनेशनल रिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द स्टेट, फॉर अ कंट्री, ठीक है। सो इंटरनेशनल रिलेशन पर जब मैं बात करता हूँ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की, तो आपको भी पता है कि देर आर सेवरल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे अभी करेंटली क्या चल रहा है, कोरोना वायरस, तो इसके लिए क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपको ट्रेड करना है, कुछ भी करना है, तो आपको किसके रूल एंड रेगुलेशन मांगने पड़ेंगे? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सिमिलरली और भी पीस कीपिंग ऑर्गेनाइजेशन हो गई आपकी, यूनेस्को हो गई आपकी, सार्क हो गई आपकी, जितने भी G20, G8 जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होगी, तो ये सारे किस में आ जाते हैं? इंटरनेशनल रिलेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन में। तो इसमें ये लिखना है।
फिर द नेक्स्ट पॉइंट इज पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। अब पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कौन सी स्टेट है जो कौन सी आइडियोलॉजी फॉलो करती है। आइडियोलॉजी तो बहुत ही सारी होती है, लाइक मेरी सबसे पहले कम्युनलिज्म होगी, सोशलिज्म होगी, मेरी फेडरलिज्म होगी, मेरी फासिज्म होगी, मेरी नाजिज्म होगी, फिर से इंडिविजुअलिज्म होगी, लिबरलिज्म होगी। तो ये क्या है सारी, ये सारी आइडियोलॉजीज हैं जिसके पीछे इज्म। अब क्वेश्चन आता है कि थॉट और आइडियोलॉजी में फर्क क्या होता है। गाइस क्या होता है कि थॉट एक इंडिविजुअल का अपना हो सकता है, ठीक है। मेरा थॉट किसी अलग पर्सन से वेरी कर सकता है, सबकी मेरी थिंकिंग प्रोसेस सेम नहीं है। बट मैं जब बात करता हूँ आइडियोलॉजी की, तो आइडियोलॉजी कॉमन होती है। लाइक गांधीयन आइडियोलॉजी आपने सुनी होगी, आपने लिबरल आइडियोलॉजी। तो एक स्टेट या एक ग्रुप ऑफ सोसाइटी कौन सी इज्म मतलब कौन सी आइडियोलॉजी फॉलो करती है, वो लिबरलिज्म फॉलो करती है, वो सोशलिज्म फॉलो करती है, लाइक या कैपिटलिज्म फॉलो करती है। तो ये सारी किसमें आ जाती है, आइडियोलॉजीज में। द नेक्स्ट वन इज प्रेशर ग्रुप्स पॉलिटिकल पार्टीज, मतलब स्टडी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप। सो सबसे अच्छी बात गाइस क्या होती है डेमोक्रेसी की, कि डेमोक्रेसी में मल्टी पार्टी सिस्टम बेसिकली होता है, पर यूएस में आपको पता है मल्टी नहीं है। बट मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में क्या होता है, अगर डेमोक्रेटिक है तो मल्टी पार्टी सिस्टम होता है। तो मल्टी पार्टी सिस्टम में क्या होता है, देयर आर अ नंबर ऑफ पार्टीज। तो क्या होती है, लोगों के पास चॉइस बढ़ जाएगी, तो वो हम लेटर डिस्कस करेंगे, लोगों के पास चॉइस बढ़ जाती है। सो प्रेशर ग्रुप के क्या रोल होता है, प्रेशर ग्रुप का काम होता है कि एक वॉच डॉग की तरह काम करते हैं, कि कभी भी कोई भी गवर्नमेंट गलत स्टेप ले रही है, अब कभी भी कोई रूल इम्प्लीमेंटेशन या कोई भी रूल एंड रेगुलेशन ला रही है, बना रही है, सो उसमें जो लूप होल्स है, वो कमियों को भरना, उनके ऊपर आवाज उठाना, वो किसका काम होता है, प्रेशर ग्रुप्स का, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज स्टडी ऑफ द राइट्स एंड ड्यूटीज। अब देखो स्टडी ऑफ राइट्स एंड ड्यूटी, जो राइट एंड ड्यूटी है ना, वो ये कहा जाता है कि मतलब एक ही क्वाइन के दो साइड्स हैं। बिकॉज अगर आप किसी को राइट्स दे रहे हो तो दूसरे की उस राइट को पूरा करने की ड्यूटी भी है, ठीक है ना। सो बेसिकली राइट्स एंड ड्यूटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द सिटीजन। ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ सिटीजन के लिए जो राइट एंड ड्यूटी है बहुत ही ज्यादा वाइटल रोल प्ले करती है। अगर आप किसी को कोई राइट दोगे ही नहीं कि यू आर फ्री टू डू एनीथिंग, लाइक मुझे एक बिजनेस स्टार्ट करना है और अगर मुझे स्टेट ने क्या किया, राइट ही नहीं दिया उसको स्टार्ट करने के लिए, मुझे परमिशन ही नहीं दी, मुझे अफोर्डेबल अमाउंट जैसे लैंड मिलती है लीज पे, या मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन में मुझे जगह प्रोवाइड नहीं की, या मेरे लिए कुछ मतलब वेलफेयर स्टेट के फंक्शन जो परफॉर्म नहीं किए, सो मेरे राइट्स नहीं मिले मुझे, तो क्या होगा, एक जो हिंडर होती है, क्या हिंडर द ग्रोथ ऑफ द इंडिविजुअल, और ऑटोमेटिकली राइट्स के ना होने से गलत इफेक्ट आएगा ही आएगा, ठीक है। सो द नेक्स्ट वन इज स्टडी ऑफ द इलेक्टोरल सिस्टम। स्टडी ऑफ द इलेक्टोरल सिस्टम में क्या होता है कि अब देखो काफी टाइप ऑफ इलेक्टोरल सिस्टम हो जाएगी, ठीक है। मतलब अब कंट्रीज पे डिपेंड करता है कि किस टाइप के वो इलेक्शन टाइप को अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। सो इलेक्टोरल सिस्टम में क्या, इलेक्टोरल सिस्टम तो एक बेसिकली क्या देती है, लोगों को चॉइस देती है कि आप अपने पसंद की गवर्नमेंट को चुन सकते हो, ठीक है। सो क्या होता है कि इन इलेक्टोरल सिस्टम, जैसे हमारे इंडिया में क्या होता है कि इलेक्शन कमीशन क्या कंडक्ट कराती है, हमारे इलेक्शंस, पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल एंड रेगुलेशन के अंडर इलेक्शन को कंडक्ट कराया जाता है। इसमें मतलब जो पार्टियों ने नहीं कर सकते वो बताया जा सकता है, जो करना है वो बताते हैं। लाइक कोड ऑफ कंडक्ट हो गया कि जब इलेक्शन के 2 या 3 दिन रह जाएंगे तो आप उन चीजों का, जैसे गवर्नमेंट की जितनी भी चीजें हैं आप उसका यूज नहीं कर सकते, आपको अपनी रैलीज बंद करनी पड़ेगी, तो सारा चीज आ जाता है इलेक्टोरल कमीशन में। सो गाइज वीडियो लंबी हो रही है, तो क्या करेंगे, हम इसको फर्स्ट पार्ट में रखेंगे और जितने भी आगे के बचे हुए पॉइंट्स हैं उसको नेक्स्ट अपने वीडियो में कर लेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।